मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी, लेकिन घर का कोई काम नहीं करती थी। इसलिए ऑफिस से थका हुआ भी घर आता तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता था। एक दिन जब मैं घर आया तो पूरा घर साफ था। मुझे आश्चर्य में देखकर मेरी पत्नी बोली, मैंने एक नौकरानी रख ली है, अब वो सारा काम करेगी। लेकिन उसकी शर्त यह है कि वो तभी घर का काम करेगी जब आप घर पर नहीं होंगे। मैं सहमत हो गया क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। एक दिन दोपहर को जब मैं घर आया तो पत्नी के चेहरे का रंग उड़ गया और मैंने जैसे ही नौकरानी को देखा तो मेरी तो जान ही निकल गई, क्योंकि नौकरानी के भेष में वो मेरी पत्नी का। मैं आज अपने ऑफिस की एक जरूरी फाइल घर पर ही भूल आया था। एक जरूरी मीटिंग से पहले मुझे उस फाइल की जरूरत थी, इसलिए मैं 11 बजे ही घर लौट गया था। मेरे पास मेरे घर के बाहरी दरवाजे की चाबियां थी, इसलिए मैं खुद ही दरवाजा खोलकर घर के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैं आगे बढ़ा तो एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने झांक कर देखा तो मेरी बीवी हंस हंस कर बातें करती हुई नजर आई। दूसरी तरफ हमारी नौकरानी सिर पर दुपट्टा ओढ़कर बैठी थी। मैं जैसे ही आगे बढ़ा उन दोनों की नजर मुझ पर पड़ गई। मैं उनकी तरफ और बढ़ा तो नौकरानी ने झट से अपने दुपट्टे से मुंह ढक लिया और भागने की कोशिश की। मुझे शक हुआ क्योंकि वो तेजी से भागी थी और मैं उसे पकड़ नहीं पाया, मगर उसका दुपट्टा मेरे हाथ में आ गया। कामवाली ने अपना दुपट्टा छुड़ाने के लिए पीछे मुड़ के देखा तो मेरी सांस ही अटक गई, क्योंकि नौकरानी के भेष में तो। मेरा नाम राकेश है। मेरा जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ था। मेरी शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। वैसे तो मेरी शादी घर वालों की पसंद से हुई थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करने लगा था। मेरा लखनऊ से कानपुर ट्रांसफर हुआ तो मेरी बीवी भी जिद करने लगी कि मैं भी आपके साथ कानपुर आऊंगी, क्योंकि शादी से पहले वो कानपुर में ही रहती थी। मैंने कोमल को बहुत समझाया, देखो कोमल, कुछ दिन यहीं पर रुको, मुझे फ्लैट को सेट करने दो, फिर मैं तुम्हें भी बुला लूंगा। लेकिन उसने मेरी एक बात ना सुनी। इधर मेरे माता पिता मुझसे नाराज हो रहे थे कि अपनी बीवी को तो हमारे पास छोड़कर जाओ, लेकिन कोमल लाड में आके जिद करती रही तो मेरा दिल भी पिघल गया और फिर मैं उसे अपने साथ कानपुर ले आया। कानपुर आने के बाद हमारे अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई थी। हम दोनों खूब घूमते फिरते, होटल से ही खाना खाते। लेकिन वक्त के साथ असल जिंदगी की शुरुआत हो गई तो मुश्किल पैदा होने लगी। मैंने एक पॉश एरिया में घर किराए पर ले लिया था, लेकिन साफ सफाई ना होने के कारण वो बहुत गंदा हो रहा था। जब मैं कोमल को सफाई करने के लिए कहता तो वो मुंह फुलाकर बैठ जाती और कहती, मैं काम वाली मौसी हूँ या बीवी। मैं उसे समझाता, नेहा भाभी और पायल भाभी भी तो काम करती हैं, तुम कर लोगी तो क्या हो जाएगा। तो वो चिढ़कर कहती, उन्हीं दो उन्हीं दोनों की वजह से तो मैं ससुराल में नहीं रुकी। वो खुद तो मशीन बनी हुई थी, मुझे भी मशीन बनाना चाहती थी। अब मैं उसकी इस बातों का क्या जवाब देता। मैं ऑफिस से आकर अकेले ही पूरे घर की सफाई करता। मेरे लिए इतना ही काफी था कि वो खाना बना लेती थी। खाना जैसा भी बनता मैं खा लेता था। हमारा सब कुछ अच्छे से चल रहा था, जिंदगी में शांति ही शांति थी। लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, मेरी बीवी परेशान सी रहने लगी थी, बात बात पर गुस्सा हो जाती थी। एक दिन कोमल ने बताया, मुझे एक कामवाली मिल गई है। मैं कई दिनों से कामवाली को ही ढूंढ रही थी। वो बोली कामवाली 2 घंटे के लिए आएगी और घर की सफाई करके जाएगी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो अब मुझे घर की सफाई नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे चिंता भी हो रही थी। मैंने कहा, कोमल ध्यान रखना, नौकरानी घर की सफाई करने आती तो है, लेकिन सफाया करके चली ना जाए। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ी और बोली, आप चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक बार फिर से घर में शांति आ गई थी। कोमल बहुत खुश और सज धज कर रहने लगी थी। मैं घर आता तो उसको बहुत खुश देखता था। मुझे ये तसल्ली हो गई थी कि चलो सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन एक दिन मैं ऑफिस की एक जरूरी फाइल घर पर भूल गया था। घर जाकर जो देखा उससे तो मेरे होश ही उड़ गए थे। ये सब मेरे लिए असहनीय था, इसलिए मैंने कोमल को एक कमरे में बंद कर दिया था। देर रात जब मैं घर लौटा तो कोमल ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। मैंने परेशान होकर दरवाजा खोल दिया और उससे पूछा,
तुम मुझे सीधे सीधे बताओ कि आज हमारे घर में नौकरानी के भेष में कौन मौजूद थी। तो वो बोली, आपको मेरी कसम है, पहले आप मेरी बात सुनो, फिर मैं आपको उससे मिलवा दूंगी। मैंने अपनी बीवी को एक मौका दे दिया। मैं दिल से यही चाहता था कि वो मेरी सारी शंकाओं को झूठा साबित करे, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता था। कोमल ने अपने आंसू पोंछे और कहने लगी, रमेश, हम 7 बहनें और एक भाई थे। पिताजी दिहाड़ी मजदूरी और माँ दर्जी थी। हम सब छोटे छोटे थे तो हमारे पेट भी छोटे थे। हमारा पेट माँ की सिलाई की कमाई से भर जाता था। जब हम बड़े हुए तो हमारी भूख भी बढ़ गई। अब कम खाने से कहाँ गुजारा होता था। माँ दाल बनाने का बर्तन चूल्हे पे चढ़ा देती और जी भर के दाल में पानी डाल देती, लेकिन हमें रोटी हर बार कम पड़ जाती थी। हम खाली पेट से ही उठ जाते थे। जब कई दिन तक ऐसी मुसीबत सहनी पड़ी तो हमारी खाना खाने वाली चटाई तितर बितर हो गई थी। हम सभी भाई बहन एक दूसरे से खाना छीनकर खाने लगते थे। मेरा सबसे छोटा भाई अभय, वो खाना मुट्ठियों में भर लेता। हम उसे कुछ नहीं कहते थे। जब सब लड़ झगड़ कर उठ जाते तो वो अपने छोटे छोटे हाथों से रोटी के टुकड़े निकालकर माँ को खिलाने लग जाता। जब माँ रोती तो अभय अपनी कमीज के आंचल से माँ के आंसू पोंछ देता। मेरी सबसे बड़ी बहन 17 साल की थी और अभय 4 साल का था। ये जो उम्र का अंतर था ना, ये बहुत ही खतरनाक था। बहन की शादी की उम्र निकलती जा रही थी, लेकिन गरीब घर की लड़की से कौन शादी करता। अब हम बहनों को अभय से बड़ी आशाएं थी। हम दिन गिन गिन कर काट रहे थे कि कब वो जवान होगा और कब हमारी किस्मत खुलेगी। लेकिन जीवन का हर पड़ाव एक जैसा नहीं रहता है। अभय जवान हो गया और हम सब बहनें पक्की उम्र की होती गई। जब हम अपनी किस्मत पर रोते थे तो वो सबसे बड़ी बहन मीना के गले लगकर रो पड़ता। माँ अपना माथा पीट कर रह जाती। माँ अभय को बहुत समझाती थी कि तुम एक मर्द हो। जब एक औरत किसी मर्द के सामने असहाय होकर आंसू बहाती है तो मर्द अपनी हिम्मत जुटाकर उसके आंसू पोंछ देता है, खुद रोने नहीं बैठ जाता। मगर अभय को ये बातें कहाँ समझ में आती थी। उस बेचारे के भी हमारी तरह ही नसीब फूटे हुए थे। पढ़ाई से भी दूर हुआ था और हुनर से भी। जब वो 17 साल का हुआ तो माँ ने उसे बिजली का काम सीखने के लिए लगा दिया था, लेकिन तब तक उसके पास काम सीखने के लिए समय ही नहीं बचा था। माँ की आंखों की रोशनी बहुत कमजोर हो चुकी थी। वो सिलाई नहीं कर सकती थी। बड़ी बहन भी सिलाई के पीछे हट चुकी थी। अब सुबह शाम हमारे हालात एक जैसे थे। हम भूखे रहते तो पिताजी शाम को मस्त शराब पीकर आते थे और बिस्तर पर ढेर हो जाते। माँ रात में भूख के कारण रो रही थी। अभय नींद से उठकर उनके पास गया और उनके गले लगकर रोने लगा। फिर सुबह हुई तो उसने अपना फैसला सुना दिया। वो बिजली का काम नहीं सीखेगा, बल्कि दिहाड़ी मजदूरी करेगा, मेहनत मजदूरी करेगा। समय की मांग भी यही थी। तभी तो हम सभी चुप ही रहे। अब एक लड़का अक्सर अभय के साथ हमारे घर आता था। उसका नाम रोशन था। वो उम्र में अभय से काफी बड़ा था। शायद मुझसे भी वो 1-2 साल बड़ा ही था। वो माँ को आके दिलासा देता कि चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो चोरी चोरी मुझे देखता रहता था। उसको मैं अच्छी लगने लगी थी और मुझे वो। उसने मुझसे कहा था कि जब उसके घर के हालात ठीक हो जाएंगे तो वो मुझे अपनी दुल्हन बनाकर ले जाएगा। लेकिन फिर एक दिन रोशन गायब हो गया। मुझे उम्मीद थी कि वो एक दिन जरूर वापस आ जाएगा। इस बीच अभय भी पूरे दिन घर से गायब रहता था। अब तो वो रात भी बाहर गुजारने लगा था। एक दिन वो रोज की तरह घर से बाहर निकला और लौटकर वापस ही नहीं आया। माँ और हम बहनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। माँ पूरे दिन ऐसे रोती रहती थी जैसे उसकी मौत हो गई हो। हम बहुत दुखी रहने लगे थे। हम बहनें भी भाई को याद करते तो अपनी इच्छाओं पे आंसू बहाते। कई दिनों से हमें खाना नसीब नहीं हुआ था, जिसके चलते मेरी बड़ी बहन जब सीढ़ियों पर चढ़ी तो चक्कर खाकर गिर गई। उसके सिर पर गहरी चोट लगी और उस झटके में मेरी सबसे बड़ी बहन की मौत हो गई। दीदी गुजर गई, लेकिन ना माँ रोई ना हम बहनें रोई। माँ बोली, मीना की भूख मर गई। हमने कहा, खुश नसीब थी, हम बदनसीब बहनें जिंदा थी। 1 महीना बीत गया होगा कि अभय वापस लौट आया। वो ढेर सारे पैसे लेकर आया था।
अपने साथ वो नीली शॉल भी लाया था। अभय बोला, माँ ये शॉल रीना के लिए है। तो माँ बोली, बेटा वो अब इसे ओढ़ने के लिए इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही वो परेशानी से सबका मुंह ताकता रहा। हम सब बहनों की गिनती करने के बाद बोला, माँ मीना क्यों मर गई? पिताजी मर जाते तो अच्छा होता। अभय अब बात बात पर रोता नहीं था, वो दुख की बात सुनकर भी हंस देता था। अभय के घर आने से अब घर में भरण पोषण की व्यवस्था हो गई थी। उसने माँ से कहा कि मैं एक बिजनेस करने लगा हूँ। फिर माँ ने कहा, भगवान का शुक्र है। फिर अभय के दिन रात का कोई हिसाब किताब ही नहीं रहा था। वो कभी दिन में निकलता तो कभी रात को, और कभी रात भर बाहर ही रहता, लौट कर ही नहीं आता। हम बहनें पेट भर खाना खाने के बाद अभय को दुआएं देती थी। अभय ने माँ से कहा था, माँ जब मैं काम करके बाहर से आता हूँ ना, तब कोई मुझसे बात ना करे। वो घर आता तो मुंह छुपाकर कमरे में चला जाता, और जब आराम करके बाहर आता तो खुश दिखाई देता। उसके दिन और रात का व्यवहार हमारी समझ से परे था। अब ये हुआ कि जब पेट भरने लगा तो अक्ल भी जाग उठी थी। अब माँ को अभय की चिंता होने लगी थी। माँ अभय से उसके काम के बारे में पूछती तो वो टाल देता था। माँ जिद करती तो वो उठकर बाहर चला जाता। एक दिन जब पिताजी घर आए तो वो नशे में नहीं थे। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने घर आकर अभय को जोर जोर से पुकारना शुरू कर दिया। तो हम सभी बहनें और माँ दौड़कर पिता के पास पहुंचे। अभय भी अपने कमरे से बाहर आ गया। वो जैसे ही बाहर आया, पिताजी ने उसके चेहरे पर थप्पड़ बरसाना शुरू कर दिया। पिताजी बोले, इस बेशर्म ने तो मेरे नाम को ही डुबा दिया। माँ ने कहा, जो शख्स खुद नशे में डूबा हो उसका नाम कोई क्या डुबा देगा। पिताजी बोले, अभय तुम लोगों को हराम का खाना खिला रहे हो। माँ भी आज रुकने वाली नहीं थी। कहने लगी, तुमने तो आज तक हमें एक निवाला भी नहीं खिलाया, भले वो हराम का ही क्यों ना हो। पिताजी अभय की जान के दुश्मन बने हुए थे। वो अभय को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। उसे घर से निकालना चाहते थे, लेकिन माँ अपनी जिद पर अड़ी थी। लेकिन जब पिताजी ने माँ को तलाक देने की धमकी दी तो माँ ने एक नज़र अपनी आधा दर्जन अविवाहित बेटियों पर दौड़ाई और वो चुप होकर बैठ गई। उस दिन पिताजी ने अभय को अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन अभय की आंखों में ना कोई आंसू थे और ना ही चेहरे पर कोई उदासी थी। अभय घर छोड़कर चला गया तो माँ ने पिताजी से पूछा, मेरे बेटे का अपराध क्या था? पिताजी ने माँ को कोई जवाब नहीं दिया और घर से निकल गए। अभय ने तो घर छोड़ ही दिया था, लेकिन उसने हमसे हाथ नहीं खींचा। वो हर महीने माँ को अच्छी खासी रकम भेजा करता था। उसके पैसों से माँ ने नए इलाके में एक घर खरीदा। उस इलाके में किसी को नहीं पता था कि हम क्या सह कर आए हैं। हम तो सभी की नज़रों में खानदानी बन गए थे। माँ ने हमारे लिए रिश्ते ढूंढे और हमारी शादियां करवा दी। हमें नहीं पता कि अभय कहाँ है और किस हाल में है। लेकिन कल जब मैं बाजार गई तो मेरी मुलाकात अभय के दोस्त रोशन से हुई। वो अभय के लिए बहुत चिंतित था। उसने हाथ जोड़कर मुझे विनती की कि मैं अभय से मिलूं, वरना वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। रमेश, आप प्लीज मुझे अभय के पास ले चलें। मैं कोमल की बातों से चकराया हुआ था। जब उसने हाथ जोड़कर मुझे विनती की तो मैंने माथे पर बल डालते हुए कहा, मुझे सिर्फ तुमसे इतना पूछना था कि आज जो काम वाली मौसी मेरे घर पर आई थी उसकी हकीकत क्या है। तो वो बोली, मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी, लेकिन मुझे डर है कि असलियत जानने के बाद आप मुझे तलाक दे देंगे। पर इससे पहले बस आप मेरे साथ मिल के अभय को ढूंढ लें, फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। हमेशा की तरह मैंने कोमल की बात भी मान ली थी। मैंने उससे वादा किया था कि मैं अभय को ढूंढ कर लाऊंगा। मुझे रोशन भी याद था। कोमल ने खुद ही कबूल कर लिया था कि वो उसे प्यार करती थी। सबसे पहले मुझे रोशन को ढूंढना था, जो कोमल को मार्केट में मिला था, लेकिन वो कोमल से मिलने के बाद कहीं गायब हो गया था। मैंने रोशन और अभय के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने सभी संपर्कों का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन जो बातें मुझे पता चल रही थी वो काफी परेशान करने वाली थी। रोशन और अभय को लोग जिस काम के लिए जानते थे, वो अगर कोमल अपने कानों से सुनती तो डूब मरती। मैंने उनकी खोज जारी रखी थी। आखिरकार मैं उनके फ्लैट का पता हासिल करने में कामयाब हो गया था। शाम होते ही जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो मैंने कोमल से कहा, कोमल तैयार हो जाओ,
आज हम अभय से मिलने जाएंगे। वो मेरी बातें सुनकर खुशी से उछल पड़ी। उसने तुरंत दुपट्टा सिर पे ओढ़ा और बोली, आप मुझे लेकर चलिए। तो हम दोनों एक पॉश इलाके में एक फ्लैट के सामने खड़े थे। मैंने डोरबेल बजाई तो रोशन ने दरवाजा खोला। वो मुझे नहीं जानता था, इसलिए बोला, आजकल अभय कोई शो नहीं कर रहा है, आप यहाँ से जा सकते हैं। रोशन का हुलिया औरतों वाला था। तभी मेरे पीछे से कोमल निकलकर सामने आ गई तो रोशन पीछे हट गया। हम अभय के फ्लैट में दाखिल हुए। अभय सामने लॉन्च में बैठा हुआ था। उसके सोफे के सामने का टेबल तरह तरह के नशों के सामान से भरा पड़ा था। इस समय भी वो नशे में ही दिख रहा था। कोमल को देखते ही उसने रोशन को इशारा किया कि ये सब चीजें वो यहाँ से उठा दे। अभय तो अभी अपनी बहन से मिला भी नहीं था। वो बड़े कठोर स्वर में बोला, क्या करने आई हो यहाँ? कोमल अभय को इस हालत में देखकर रो पड़ी। तुम्हारी ये हालत कैसे हुई मेरे भाई? अभय रो पड़ा। वो बोला, क्या क्या सुनोगी? जाने दो, रहने दो। कहाँ से शुरू करूंगा और कहाँ पर खत्म? क्या तुम ये सुनने आई हो कि अभय पूरे कानपुर शहर का सबसे मशहूर किन्नर है? अभय की बात सुनकर कोमल तड़प उठी। तुम्हें याद है ना, मीना भूख से मर गई थी। तुम्हें तो याद ही होगा, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि तुम्हारा भाई अभय भी भूख से मर गया था। उसके शरीर में एक नई आत्मा पैदा हो गई थी, एक किन्नर की आत्मा। घर में गरीबी थी ना, इसलिए रोशन ने मुझे कहा कि रात में लिपस्टिक लगाकर भीख मांगते हैं। मैंने उसकी बात मान ली, लेकिन उस रात भीख नहीं मिली थी, ताने मिले थे, घटिया सुझाव सुनाने को मिले थे। मेरी अंतरात्मा तो उसी रात बर्बाद हो गई थी। अब मैं और रोशन रात को मेकअप करके भीख मांगते थे। एक रात हमको किन्नरों के गुरु ने अगवा कर लिया था। उन्होंने कई दिनों तक हमें भूखा रखते हुए मारा भी था। वो गुस्से में था कि हमने क्यों उनकी सीमाओं का उल्लंघन किया है। हम पुरुष होकर भी क्यों तीसरी जिन के हक को लूट रहे हैं। भला ये क्या बात हुई कोमल? भीख मांगना भी किसी का हक होता है क्या? हम दोनों ने उनके गुरु को अपने हालात बताए तो उनका दिल नरम पड़ गया। उसने 1 महीने बाद हमें पैसे वगैरह देकर भेज दिया था। लेकिन जब मैं घर आया तो मेरी बहन मीना घर पर नहीं थी। मैं टूट गया, लेकिन मैं सोचता था कि कहीं तुम 6 जने भी भूखे ना मर जाओ। इसलिए मैं रोज रात को चेहरे पर मेकअप लगाकर भीख मांगता था। मुझे अच्छे पैसे मिलने लगे थे तो घर के हालात भी सुधरने लगे थे। लेकिन हमेशा हराम की पीने वाले मेरे पिताजी को मेरी कमाई हराम कैसे लग गई? उसे किसी ने बताया था कि मैं किन्नर बनकर सड़क पर भीख मांगता हूँ। उसने मुझे घर से निकाल दिया था तो मैं जिद पे आ गया और वापस उस गुरु के पास चला गया। उसने मुझे अगवा किया था। मैंने उसे कहा, गुरु मुझे अपने साथ मिला लो। वो हंसने लगा। उसके शब्द आज भी मुझे याद है। वो बोल रहा था कि अगर तुमने नाचना और गाना सीख लिया तो तुम बहुत आगे जाओगे, क्योंकि तुम में नजाकत भी बहुत है। मैंने फिर सब कुछ सीख लिया, अदाएं, नाच, गाना। मैं अपने शराबी बाप के हाथों मजबूर होके मर्द से किन्नर बन गया था। पूरे शहर में मेरे नाम का डंका बजने लगा। लोग मुझे दूर दूर से अपने शादी ब्याह के समारोह में बुलाते थे। मैं जाता और डांस करके खूब पैसे कमाता था। फिर वो पैसे अपने सामने रख देता और नशे में धुत होकर अपने आप को मारता पीटता, खुद को गालियां देता कि मैं कैसा मर्द हूँ। हालात से तंग आकर किन्नर बन गया। फिर वो सारे पैसे आप लोगों को भेज देता था। जिस दिन आप में से किसी एक बहन की शादी होती थी तो मैं सारे कार्यक्रम रद्द करके लड़कों जैसे कपड़े पहन के बहुत खुश हो जाता था कि तुम बहनों के सिर पर हाथ रखकर तुम्हें विदा कर दूं। लेकिन फिर सोचता कि अगर वहां किसी बाराती ने मुझे पहचान लिया तो क्या होगा। बस यही सोचकर फिर से रोने लगता था। फिर एक एक करके तुम सब बहनों की शादियां हो गई तो पिताजी और अधिक बेफिक्र हो गए थे। मुझे तो पता भी नहीं था कि माँ मेरे पैसों में से उस बेफिक्र इंसान को भी पैसे देती होगी। लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कोमल, जब मैं एक समारोह में मंच पर परफॉर्म कर रहा था तो मेरी नजर किस पर पड़ी? उस शख्स पर जिसे हम अपना बाप कहते हैं। वो नशे में धुत था। मेरे मेकअप के पीछे छिपे मेरे चेहरे को पहचान नहीं पाया था। पिताजी मेरे एक एक ठुमके पर पैसों की बरसात कर रहे थे। मैंने वो फंक्शन पूरा करने के बाद अपने पिता के कान में जाकर कहा, पिताजी मैं तुम्हारा अभय हूँ। क्या मैं सबको बता दूं कि तुमने मुझे जन्म दिया है? मेरे हराम के पैसों से तो तुम बड़े इज्जतदार बन बैठे हो।
मेरी बात सुनकर पिताजी ने मेरे मुंह पर थूक दिया। कोमल, अभय फूट फूट कर रोने लगा था। कोमल उसके गले लगकर तड़प रही थी। मेरी और रोशन की भी आंखें भीग गई थी। तभी अभय ने कहा, पिताजी ने उस बेटे के चेहरे पर थूक दिया जिसने उनकी वजह से अपनी मर्दानगी गंवा दी और अपनी इज्जत को मार डाला था। पिताजी ने हम सभी के साथ बहुत अन्याय किया है। तब मुझे पता चला कि माँ पिताजी को छोड़कर अपनी दूसरी बेटी के घर चली गई है, तो मैंने पैसे भेजने बंद कर दिए थे। अब तो खैर मैंने भी नाचना छोड़ दिया है, इसलिए मेरी ये हालत है। मैंने भाई होने का फर्ज निभाया है। मैंने अपनी बहनों की शादियां तो करवा दी। अब मैं इस पापी और अपमानजनक जीवन को छोड़कर सबसे छिपकर रहना चाहता हूँ। कोमल और अभय के चेहरे पर उनका दुख बड़ी आसानी से देखा जा सकता था। कोमल बोली, अभय, तुमने हम सभी के लिए जो कुछ भी किया है मेरे भाई, उसका कर्ज हम पूरी जिंदगी चुका नहीं सकते। आज हम सब बहनें अपने अपने परिवार में खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं और तुम यहाँ किस मुसीबत से गुजर रहे हो। अभय, तुम जानते हो क्या, पिताजी भीख मांगने लगे हैं। एक दिन हमारे घर दस्तक हुई। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने पिताजी खड़े होकर भीख मांग रहे थे। मेरे भाई, मैंने उन्हें घर बुला लिया और कहा कि मेरे घर की सफाई किया करो तो तुम्हें 2 वक्त की रोटी दे दिया करूंगी। वो आते हैं, मेरे घर पर बड़ी मुश्किल से सफाई करते हैं। उनकी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं है कि वो काम कर सके, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो भीख मांगे। सारी जिंदगी उसने मुफ्त में रोटियां तोड़ी हैं, तो क्या अब भी वो वैसे ही करे। मैं उससे हम सबका हिसाब लेना चाहती हूँ। फिर कोमल ने मेरी तरफ मुड़कर कहा, रमेश, वो काम वाली मौसी के रूप में आने वाला शख्स मेरा बाप है। अब सारी हकीकत मेरे सामने थी। मैंने कोमल को माफ कर दिया था। मुझे ही अभय का बड़ा भाई बनना पड़ा। मैं उसको और रोशन को अपने साथ घर ले आया था, लेकिन जब डॉक्टर से बात की तो उन दोनों को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाना पड़ा था, जहां पर हर हफ्ते उनका मनोचिकित्सक द्वारा भी इलाज किया जाने लगा। जीवन की बहुत ही कड़वी यादें उनके दिमाग में बैठ गई थी, जिनको नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए मिटाना जरूरी था। मैं और कोमल हर हफ्ते उन दोनों से मिलने जाते हैं। उनमें बहुत तेजी से सुधार हो रहा है, जबकि कोमल अपने भाई के लिए रिश्ता ढूंढने में व्यस्त है। जहां तक कोमल के पिताजी का सवाल है, वो हर दिन हमारे घर की सफाई करने आते हैं। मैं कोमल को समझाता हूँ कि वो अपने पिताजी को माफ कर दे, मगर वो अभी माफ करने के लिए दिमागी तौर पर तैयार नहीं है। अब आप ही बता दीजिए कि क्या कोमल को अपने पिताजी को माफ कर देना चाहिए या फिर इसी तरह अपने पे हुए जुल्म का बदला लेती रहे। भाइयों और बहनों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।